आपका जो आज का टॉपिक है वो क्या है? नेपोलियन। मैंने जब आप लोगों को फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी, है ना, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था फ्रांस की क्रांति में कि क्या हुआ था। वहां पे पहले राजा का शासन था, लुई 16 राजा था। उसने बहुत ज्यादा अत्याचार कर रखे थे, मतलब युद्धों के कारण, है ना। जो राजा की जीवन शैली थी, बहुत अमीरों जैसे रहता था, बहुत पैसे खाता था, उसके कारण फ्रांस में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी। गरीबी से लोगों में भूखमरी आई। जब भूखे रहते हैं लोग तो क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने विद्रोह करा था, फ्रांस में क्रांति हुई थी। और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, वहां पे सत्ता बदल गई थी, राजा को उठा के बाहर फेंक दिया था। उसके बाद में कई सारी काउंसिल्स आई थी, मैंने वो पढ़ाया था आप लोगों को, अलग अलग काउंसिल्स आई थी, है ना। और अलग अलग सभाएं बनी थी। कई बार संसद का शासन आ जाता था, कई बार अलग अलग गुटों का शासन आ जाता था। ये सब चलता रहा। और वो जो काल था वो अराजकता का काल था, क्योंकि वहां पे सत्ताएं अलग अलग लोगों के पास में थी। जब अलग अलग लोगों के पास में सत्ताएं होती है, जैसे सपोज मानिए कि दो ग्रुप हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक, राइट। जब इसके पास में सत्ता रहेगी तो इसको पता है कि इसके विरोधी गुट में कौन है, बी वाले। तो जब इनके पास में ए के पास में सत्ता रहेगी तो बी वालों को मरवाएंगे वो। तो इन लोगों ने, ये जो काल था वो बड़ा अराजकता का काल था, एक दूसरे को मरवाना इनके लिए बहुत आम बात थी। गिलोटिन एक शब्द मैंने पढ़ाया था, गिलोटिन एक उपकरण होता था, ऐसे करके, और ये ऐसे यहां पे इंसान की गर्दन फंसा देते थे। और ये दिख रहा है ना, ये बड़ा सा तलवार सरीका कह सकते हैं, तलवार सरीका रहता था। इसमें पीछे से इंसान की गर्दन डाल देते थे और इसको छोड़ देते थे, तो ऐसी कैसी गर्दन अलग हो जाती थी। उस टाइम ऐसा रहा कि लगभग 20,000 लोगों को गिलोटिन दे दिया, गिलोटिन कर दिया। रोबेस्पियर नाम था उसका। उसका इतना ज्यादा आतंक का काल बोलते हैं उसको। जब अपन ने ऐसा पढ़ा था तो आप एक बार फ्रांस की क्रांति को देख लेना। अपन क्या पढ़ रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। आज अपना टॉपिक क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट मिटाने का कहाँ है? मतलब पुरानी स्थिति समझ में आ गई ना कि क्या क्या हुआ। इसका जो मेन काम रहा, मतलब जो इसका कार्यकाल रहा, वो 1884 से 14 तक रहा। 1784 से 1814 तक रहा, ये इसका टाइम पीरियड रहा। ऐसा कहते हैं कि जब तक, ये जो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूं ना, इस समय में यूरोप का पूरा कर्ता धर्ता यही था। पूरे यूरोपियन काल को ऐसा समझ सकते हो बोनापार्ट का काल है। मतलब उसका कितना ज्यादा प्रभाव रहा होगा उस समय में। ये जैसा करता उसका प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ता। यहां तक कैसे बोलते कि विश्व में, जैसे अपने इधर गांधीयन एरा चलता है, गांधी जी का युग है ना, गांधी जी अपने हिसाब से सारे काम कर रहे थे। वैसे यूरोप में इस समय में जितने भी काम हुए सब नेपोलियन के हिसाब से हुए, सब नेपोलियन के हिसाब से। वो बोलता खड़ा रहना है तो इंसान खड़ा रहता था। ऐसे बोलते थे कि फ्रांस को छींक आती थी ना तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती थी। समझ रहे हो? इतना ज्यादा प्रभाव था उसका। अपन देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या हो रहा है। नेपोलियन का एक वक्तव्य है, उसको याद रखना। जब नेपोलियन हार गया था, वाटरलू का युद्ध हुआ था लास्ट में, और नेपोलियन की बड़ी बुरी हार हुई थी। एक चीज और ध्यान रखना कि धरती पे बहुत कम योद्धा हुए हैं जिसने 40 युद्ध लड़े और 40 के लगभग जीते हों, है ना। उनमें से एक नेपोलियन भी है। 3 ही योद्धा हैं इसमें से, नेपोलियन है और एक अपने भारत के कौन है, पेशवा बाजीराव, है ना। तो बहुत महान शासक हैं, बहुत महान, ऐसा सोचो, बहुत महान योद्धा हैं। इनों का एक वक्तव्य बहुत अच्छा है, वो खासकर उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि जो युद्ध में जीत होती है उससे बड़ी कोई चीज जीतनी होती है। उन लोगों के लिए नेपोलियन ने बहुत अच्छी बात बोली थी। नेपोलियन का एक वक्तव्य है वाटरलू के युद्ध के बाद में, कि मेरी जो 40 जीते हैं ना, जो मैंने 40 विजय प्राप्त करी है युद्धों में, वो जब मैं वाटरलू का युद्ध हारा हूं तो उसने मेरी सारी कीर्ति खत्म कर दी। वो जो 40 युद्ध जीते अब वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं हार गया हूं, मेरी सत्ता अब खत्म हो गई है। पर मैंने जो विधि संहिता बनाई है, विधि संहिता, उसने मेरे को अमर कर दिया है।
एक इंसान 40 युद्ध जीतने के बाद में भी बोल रहा है कि मेरे लिए 40 युद्ध इतने मायने नहीं लगे, जितने मैंने उस विधि संहिता को बनाया है उसने मेरे को क्या कर दिया है, अमर कर दिया है। कभी पूछे कि ये वक्तव्य किसका था, तो किसका था, किसका था, नेपोलियन बोनापार्ट का। इसका एक और वक्तव्य भी है। इसने कहा था कि ये जो सत्ता है, ये जो ताज है, ये मुझको ऐसे गली में पड़ा हुआ मिला और मैंने इसको तलवार के जोर पे अपने माथे पे रख लिया। समझ रहे हो, मतलब उसको ये था कि मेरे में शक्ति थी, चाहता तो कोई और भी उठा सकता था, पर किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उठा ले। लोगों ने हिम्मत नहीं करी, मैंने हिम्मत करी और तलवार के दम पे उसको उठा के अपने सिर पे धर लिया। ये भी है ना। तो ये वक्तव्य किसका है, तो किसका है, नेपोलियन का है ना, तलवार के सहारे क्राउन को, है ना, को सिर पर रखा। एक और वक्तव्य भी है इसका, जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बहुत फेमस वक्तव्य है कि अगर 100 शेरों को इकट्ठा करा जाए युद्ध में और उनका जो लीडर है एक भेड़िए को बना दिया जाए या फिर एक कुत्ते को बना दिया जाए, तो वो शेर, जो 100 शेर है ना, वो भी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। पर यही 100 कुत्तों के झुंड के अगर लीडर शेर को बना दिया जाए तो वो जो 100 कुत्ते हैं वो भी शेरों जैसे लड़ेंगे। ये भी वक्तव्य किसका है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का है। इसका ध्यान रखना है ना, 100 कुत्तों की और 100 शेरों की बात करी थी इसने। बहुत सारे लोग डालते भी इंस्टाग्राम पे, है ना, 100 शेरों वाला वक्तव्य भी किसका है, नेपोलियन बोनापार्ट का है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो कि क्या क्या हुआ। नेपोलियन से पहले क्या है, निर्देश मंडल है 1795 से 99। अब आप समझने की कोशिश करना कुछ चीजों को, आप लोगों को अपने आप पता चलेगा। मतलब कितना अजीब है ना कि एक आदमी आया जिसलिए पूरे देश में क्रांति हुई थी। सपोज मान लो अपन दलोदा में रहते हैं, दलोदा वालों ने राजा के खिलाफ क्रांति करी कि एक आदमी शासन नहीं करेगा, उसको क्या अधिकार है शासन करने का, है ना। कुछ टाइम बाद दलोदा वालों ने क्या करा, लोकतंत्र को पैदा करा और अलग अलग लोगों को चुनाव में चुन लिया, जैसा कि अपन लोगों ने करा है ना। असली जीवन में भी देखो, तुम लोगों ने भी अलग अलग पार्टीज को चुना है। पहले राजतंत्र था, भारत में भी राजा थे, अभी राजा नहीं है। पर तुम लोग खुद से पूछो एक बार कि तुम लोकतंत्र से संतुष्ट हो क्या? खुद से प्रश्न करो, तुम लोग अच्छा लगता है कि लोकतंत्र पूरी तरह संतुष्ट हो गए क्या तुम लोग? अभी भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है? रेप्स होते हैं लड़कियों के, है ना। और इसके अलावा आपको क्या सड़कें अच्छी मिल जाती है क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से सुखी हैं? आपको ऐसा लगता है कि जो सरकारी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, है ना, और जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां अच्छे से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है? आपको लगता है ऐसा? जैसा आपको नहीं लगता है ना, वैसे इनको भी नहीं लगा था फ्रांस के लोगों को। फ्रांस के लोगों ने जोश जोश में गणतंत्र लेके तो आ गए। वो लोग क्या लिया है, निर्देश मंडल लिया है, गणतंत्र लेके आ गए, पर ये लोग खुश नहीं थे। क्योंकि देखो, आप लोगों ने खुद ने भी देखा होगा, मैं रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ, आसमान की बातें नहीं, यहाँ की बातें। यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा है, 2 पार्टियां रहती है, ए और बी। वो अपनी नेतागिरी के पीछे, है ना, चुनाव में वोट पाने के पीछे एक दूसरे को गाली देते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, भयंकर तरीके से लड़वाते हैं। कई लोग तो लड़ते लड़ते मर जाते हैं। आप लोग देखोगे केरल साइड, वहां पे तो विचारधारा के आधार पर लोग मर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। बंगाल के अंदर एक दूसरे बम फेंक रहे हैं, राइट, होता है ऐसा, लोग मर रहे हैं। किसके लिए? पर मेन उद्देश्य क्या है? सत्ता पाना, राजनीतिक दलों का। यहाँ पे भी यही है, ये लोगों को नजर आ रहा है कि ये लोग सत्ता पाने के लिए हम लोगों को लड़वा रहे हैं। गिलोटिन, मैंने बताया ना, गिलोटिन, कितने लोगों को गिलोटिन कर दिया, लोगों को मरवा दिया। ऐसे में फिर लोगों की वापस क्या इच्छा होगी यार, कैसे भी करके एक आदमी शासन कर ले। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? चलो उसकी इच्छा हुई एक आदमी की, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं ना। एक तरफ गणतंत्र है, एक तरफ राजतंत्र है। एक और चीज भी है ना, मैं जो चीजें बताता हूं ना, इन लोगों की सोच के हिसाब से बताता हूं, ये मेरी सोच नहीं, राइट। मेरे को इन लोगों की जगह रहकर बताना है कि अभी फ्रांस के लोग क्या सोच रहे होंगे इस समय में। तो फ्रांस के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या राजनीतिक दल बने,
जो लोग भी सत्ता में आए वो सबको, एक तरफ है एक राजा, एक तरफ है 100 राजा। अपने इधर लोकतंत्र में ऐसा ही तो होता है, विधायक सांसद ये भी राजा की तरह ही रहते हैं, इनके बच्चे भी तो राजा की तरह रहते हैं, इनके जो छर्रे रहते हैं, छर्रे मतलब समझते हो ना, जिनके आगे पीछे ऐसे ही वो चाटुकारिता करते हैं, वो भी तो राजा की तरह रहते हैं। तो इतने राजा से अच्छा तो एक ही राजा रहे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, 10 जनों का खाना अकेले खा लेगा। इसकी इच्छा होगी किसी लड़की को पकड़ के ले आएगा, कितनी लड़कियां रख लेगा ज्यादा से ज्यादा राजा, ज्यादा नहीं रख पाएगा, एक अकेला तो है। पर ये जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें तो पार्षद भी खुद को राजा समझता है, हर नेता खुद को राजा समझता है। इस चीज में दिक्कत है कि आपस में सत्ता के लिए लड़ते हैं, प्लस हर नेता अपने को राजा समझता है, तो उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। समझ रहे हो इस बात को? जनता दुखी रहती है। आप लोगों को भी कई बार दुखी हुआ होगा है ना, इन सब चीजों को लेकर गुस्सा भी आया होगा कि यार कैसी पार्टियां हैं यार, काम करके नहीं देती, राइट? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? वहां के लोग ऐसा सोच रहे हैं, अब उनको कई की इच्छा है कि राजा बनाने की इच्छा है। अब राजा कौन बनेगा? नेपोलियन। पर कैसे बनेगा वो जानना पड़ेगा। नेपोलियन के बारे में जान लो थोड़ा सा, कि इसका जन्म हो रहा है 15 अगस्त 1769 में। और ये कहां हो रहा है? तो कोर्सिया द्वीप, द्वीप पर। इसका जो फैमिली है ना, मूलतः कहाँ के थे? इटली के थे। जैसे आप लोग भी कहीं ना कहीं के छोड़ के आए होगे ना, आप लोगों से पूछते हैं कि यार तुम्हारे ठिकाना कहाँ है, तो बताते होगे कि यार हम यहाँ के थे, बाद में यहाँ से इधर आए हैं, राइट? ऐसा होता है सभी के साथ में। मैडम समझ में आ रहा है ना? होता है ना? तो बस इसके जो मूल निवासी है कहाँ के हैं? इटली के हैं। मतलब इसके पूर्वज कहाँ पे रहे हैं? कभी इटली में रहे हैं, पर ये लोग कहाँ आके रह रहे हैं? तो ये लोग अभी फ्रांस में आके रह रहे हैं। और कोर्सिया द्वीप में इसका जन्म हो रहा है कितना? 15 अगस्त। 15 अगस्त डेट याद रहेगी, सन भी याद रख लेना, कब? 1769 में। अब ये फेमस क्यों हुआ? लोगों ने इसको क्यों मान लिया कि हाँ यार तेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, तू आ राजा बन, ये प्रथम काउंसिल बनेगा, मतलब हेड बनेगा, इसका राजा बन जाएगा। लोग इसको मना नहीं करेंगे, इसको माथे पे बिठाएंगे, माथे पे बकायदा। उसका मैं कारण बताता हूं। क्या हो रहा है? जब यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई फ्रांस में, ये फ्रांस है, यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। बाकी जो जगह है ना, यहाँ पे जर्मनी है ना, या ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ पे इटली है ना, और यहाँ पे कहीं इंग्लैंड भी है। ये सब जी जितने भी देश है ना बेटा, ये सब गुस्सा हुए। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जब एक जगह लोकतंत्र आएगा तो बाकी आसपास के देशों के लोग भी तो बोल सकते हैं कि हमको भी लोकतंत्र चाहिए, हम लोग क्यों राजतंत्र में रहें? राजा को आखिर में क्या अधिकार है कि वो राजा बना है? भगवान ने अलग से उसको पैदा क्यों करा है? एक गरीब आदमी भूखा रहे और राजा 56 भोग खाए, ये भगवान थोड़ी चाहेंगे, राइट? आसपास के लोग विद्रोह ना करें, इसलिए सब तरफ से इस पे आक्रमण हो जाएगा। ये जितने देश हैं सब मिलके क्या करेंगे? इस पे आक्रमण करेंगे। किस पे आक्रमण कर रहे हैं? फ्रांस। क्योंकि ये क्या हो गया है? गणतंत्र बन गया है। इसलिए बाकी देशों को बुरा लगा कि हमारे इधर लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाए, राजतंत्र, इसलिए इन सब ने मिलकर इस पे आक्रमण करा है। फ्रांस में इतनी चीज समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। जब फ्रांस पे आक्रमण हुआ तो एक सेनापति उभर के आया है, राजा नहीं, कौन? सेनापति, जिसका नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। वो सेनापति के रूप में 1796 से 97 में एक देश में जाएगा। कहां पे? इटली में। ये आदमी इटली में जाएगा, इटली को रोंद के रख देगा। रोंदना मतलब समझते हो? बकायदा रोंद के रख देगा, इटली को तहस नहस कर देगा ये आदमी। ये फ्रांस है, ये इटली है, यहां पे आक्रमण करा। और आक्रमण में कमांडर कौन है? तो कमांडर है नेपोलियन बोनापार्ट। हमारे इधर सेम मानिक शो है, नाम सुना है आप लोगों ने? क्या क्या योगदान था उनका? युद्ध हुआ था, उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। अपने लिए हीरो है क्या वो? अपने हीरो हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने 71 का युद्ध जिताया था। तो जब इस समय में नेपोलियन बोनापार्ट इटली को हराएंगे तो वो हीरो नहीं बनेंगे क्या फ्रांस के? बहुत महान हीरो बने। एक पर्वत है, अल्पस पर्वत है ना, जब वो अल्पस पर्वत को पार करेंगे है ना, तब
ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत महान योद्धा है वो। जब 40 युद्ध जीत रहा तो कुछ ना कुछ एक कहानी है कि जब वो अल्पस पर्वत को पार कर रहा था उसकी सेना ने मना कर दिया था। बोले कि ये यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है, आज तक किसी ने पार नहीं करा है सिकंदर के अलावा। सिकंदर की सेना पार करके निकली थी, पर उसके अलावा आज तक किसी ने पार नहीं करा है, तो हम लोग भी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, कौन पार करना चाहेगा? तो उसने बोला कि ठीक है, नहीं करेंगे, भी तो दूर है वो, तो जब जाएगा तब देखेंगे अपन, जब आ जाएगा तब देख लेंगे। तो सेना लेके जाया जा रहा है वो, 2-3 पहाड़ियां आई। सेना ने पूछा अल्पस पर्वत है क्या? बोले नहीं, बहुत बड़ा है वो, तो आगे बढ़ते जाओ तुम। तो फिर दूसरी पहाड़ी आई, फिर आगे बढ़ा वो, फिर पार कर लिया उसको भी। सेना पूछ रही कि अल्पस पर्वत कब आएगा? तो नेपोलियन बोलता है उनको, बोले कभी पीछे निकला ना, वही था। अगर मैं तुम लोगों को बोल देता कि अल्पस पर्वत है, एल्प्स जिसको बोलते हैं, तो तुम लोग वहीं ठहर जाते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है कि आज तक किसी ने पार नहीं करा है, हम कैसे कर लेंगे। इसलिए मैंने तुमको बताया ही नहीं। और जो एल्पस पर्वत पार करने का जो फोटो है, उस समय पे अखबार छपने लग गए थे पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में बड़े जम के उसके फोटो छापे हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करना, क्या सर्च करोगे? नेपोलियन बोनापार्ट, तो आपके पास 10 फोटो आ जाएंगे जिसमें वो घोड़े पे बैठा हुआ है और पर्वत चढ़ रहा है घोड़े पे। समझ रहे हो? मतलब उसको अच्छा दिखाने के लिए भी फ्रांस में बहुत कोशिश करी है कि यार अच्छा हीरो की तरह उसको दिखाओ। असलियत में घोड़ों से नहीं चढ़ा जाता है पहाड़ को, काय पे चढ़ते हैं? खच्चर पे बैठ के। पर उसको हीरो बताना था तो काय पे हीरो बताया है? काय पे? घोड़ों पे बिठा के, घोड़ा चढ़ रहा पहाड़। इस सोचो फ्रांसीसियों के मन में क्या रहा होगा। फ्रांसीसी फूले नहीं समा रहे कि हमारा सेनापति ने इटली को जीत लिया है। समझ रहे हो? अपने लिए वैसी फीलिंग है कि पाकिस्तान को जीत लिया किसी सेनापति ने, तो अपन तो माथे बिठा लेंगे। बस फ्रांस के लोग फूले नहीं समा रहे, बोले कि बस हमारा भगवान कौन है? कि नेपोलियन बोनापार्ट। फिर नेपोलियन जोश में ये तो चलो इसने जीत लिया, अब एक और काम भी करेगा। आदमी ईमानदार है, इटली में इसको खूब धन मिला और सारा धन इसने कहाँ पहुंचा दिया? निर्देश मंडल के पास में पहुंचा दिया। तब ये सूचना किसको मिली? जनता को मिली कि इसने धन पहुंचाया है, हमारी गरीबी दूर करने वाला है। तो वो भी कौन करने वाला है? नेपोलियन करने वाला है। पैसा पहुंचा रहा है, अथाह पैसा पहुंचा रहा है। तो ये फिर जनता फूले नहीं संभाली कि असलियत में हमारे भगवान तो नेपोलियन, जो युद्ध भी जीत के दे रहा है प्लस पैसा भी पहुंचा रहा है। निर्देश मंडल भी खुश होगा। निर्देश मंडल ने और अधिकार दे दिए इसको नेपोलियन बोनापार्ट को कि आप तो सेनापति हो आज से। अभी तक तो आपको किस लिए जनरल बना के भेजा था इटली में, अब आप जनरल नहीं हो, आपको ना सेनापति हो पूरी सेना के। जोश में इसको कहां भेज देंगे? यहाँ पे एक देश है मिस्र। अपन ने अफ्रीका मिटा दिया क्या? यहाँ पे नहीं, अफ्रीका के पास में होना चाहिए ना मिस्र। सर यहाँ पे नीचे, यहाँ पे होना चाहिए ना मिस्र। अफ्रीका कहाँ गया? इस कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे, यहाँ से अफ्रीका होना चाहिए ना। हाँ, तभी तो अफ्रीका नहीं दिख रहा ना। अफ्रीका के जस्ट टच में एक देश है मिस्र। मिस्र ध्यान रखना कि मिस्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? देखो एक चीज ध्यान रखो, एक चीज का ध्यान रखना। फ्रांस के लिए जो मेन टक्कर देने वाला देश है वो कौन है? तो वो कौन है? यूके है, इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड है। इस चीज का ध्यान रखना। इंग्लैंड इतना ताकत क्यों रख पा रहा है? क्योंकि उसके पास में एक देश है भारत। इंग्लैंड का कब्जा कहाँ पे है? भारत पे। भारत सारे संसाधन, सारा पैसा लूट रहा है भारत से। आपको पता है जब भारत को अंग्रेजों ने जब कब्जा करा था ना, तो विश्व की 23% जीडीपी हमारी थी। समझ रहे हो? 23% किसको बोलते हैं? दुनिया भर में अगर 4 चीजें जाती थी ना व्यापार के लिए, तो एक चीज हमारी रहती थी। इतना अभी अमेरिका की भी नहीं है, इतनी बड़ी इकोनॉमी थी हमारी बेटा। वो सब खत्म करी किसने? इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड की इकोनॉमी बढ़ेगी। इंग्लैंड उस समय बहुत ताकतवर था। फ्रांस को पता है, नेपोलियन को पता है कि अगर अपने को युद्ध में जीतना है पूरी तरीके से, तो किसको हराना पड़ेगा? इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। बाकियों को तो अपन ने रोन दी रखा है। इंग्लैंड का यहाँ पे जो देश है मिस्र, वहां पे किसका कब्जा है? इंग्लैंड का कब्जा है। और ये देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से होके मिस्र में होके कहा जाता है? ये कहा जाता है भारत में जाता है। जितना भी इसका व्यापार है कहां से होके जाता है? मिस्र में। मतलब ये ऐसे समझ लो कि अगर किसी को मंदसौर में कब्जा करना हो या मंदसौर को रोकना हो, कहाँ जाने से? रतलाम जाने से दरोदा पे कब्जा कर लो।
जा पाएगा? फिर नहीं जा पाएगा। रूट तोड़ दिया आपने उसका, अनाज कहाँ से मंगाओगे? कुछ नहीं, आप बीच में फंस के रह जाओगे। ये फ्रांस कोशिश करेगा, और फ्रांस जब कोशिश कर रहा है तो फिर से सेनापति किसको बना के भेजा है? नेपोलियन बोनापार्ट को। और जब भी सेनापति बन के जाएगा मिस्र में, जोश जोश में चला तो गया। अब इनको इतना पता नहीं कि मिस्र की जगह कैसी है। इटली का तो पता था, इटली का वातावरण कैसा, यूरोप जैसा है, पर यहाँ जो मिस्र है वहां का वातावरण यूरोप जैसा नहीं है। वो क्या है? डेजर्ट एरिया है। अब ये तो, और इंग्लैंड तो कब से है वहां पे, तो इंग्लैंड को तो अच्छे से पता है कि वहां पे शासन कैसे करते हैं। ये लोग चले गए, प्यासे मरे, पानी नहीं मिला इनको घेर लिया था ब्रिटेन ने। और ऐसी स्थिति बनी है, तुमको जान के आश्चर्य होगा कि इसको मिस्र में इतना बुरा घेरा है कि ये अपने साथ में कुछ 5-6 जने लेके निकला है, बाकी इसकी पूरी सेना खत्म कर दी थी इंग्लैंड ने, पूरी सेना। एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था नील का युद्ध। बड़ा फेमस युद्ध है नील का युद्ध। पर ये जितने भी युद्ध वगैरह हो रहे हैं, इसकी जानकारी ये लोग फ्रांस में नहीं पहुंचा रहे कि नेपोलियन हार चुका है। क्योंकि अगर नेपोलियन की हार की जानकारी अगर फ्रांस में पहुंची तो 2 काम होंगे। एक तो जनता का मोरल डाउन हो जाएगा, जनता हताश हो जाएगी कि हमारा भगवान तो हार गया है ना। तो बोल सकते हैं क्या है, लोगों को नहीं बताया, बस इनको पता है कि हाँ हमारा शासक हार चुका है। पर जब ये, इसी में क्या बोल रहा हूं, वो चंद लोग, पूरी सेना में से कुछ चंद लोग वापस कहां पहुंचे थे? फ्रांस में। फ्रांस में ऐसा स्वागत करा है इसका, और स्वागत में क्या बोला कि ये इटली जीते प्लस मिस्र भी जीत के आए हैं। क्या बोले? मिस्र भी जीत के आए हैं। बस लोगों ने सिर पे उठा लिया। इसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर क्योंकि इन लोगों ने फैलाई है ना बातें, इसलिए आप लोग भी तो अफवाह में फंस जाते हो। देखा होगा ना, बहुत आसान होता है अफवाह में लोगों को फंसाना। या किसी की भी अफवाह उड़ा दो, है ना, या फिर उड़ाते हैं ना लोग बहुत सारे, किसी भी चीज की, यहाँ आसपास की नहीं, देशों की भी अफवाह उड़ाते हैं। अपने यहाँ पे भी तो बहुत सारी अफवाहें उड़ाई थी हर चीज। जैसे कोरोना के टाइम पे अफवाह उड़ाई थी कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन लेगा वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा कुछ सालों में, है ना, बांझ हो जाएगा, कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। राइट? उड़ाई थी ना, कैसे उड़ी थी। और मुस्लिमों के लिए तो विशेष अफवाह उड़ाई थी, किससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें सुअर का कुछ मिला रखा है। अफवाह उड़ती है दोस्त, अफवाह फैलती है। तो बस वो ऐसी अफवाह उड़ाई कि भैया यार भगवान कौन है? नेपोलियन है। अब नेपोलियन क्या कर रहा है? मिस्र से आया, काउंसिल ने भी स्वागत करा इसका, काउंसिल भी खुश है क्योंकि काउंसिल को पैसा भी तो भेजा है इसने। अब काउंसिल क्या करेगी इसको? ये काउंसिल का निर्माण करेगा। निर्देश मंडल खुश है, ये काउंसिल का निर्माण कर रहा है। मतलब सोचो, मैं युद्ध जीत के आया हूं फ्रांस में, है ना, मैं नेपोलियन हूं, मैंने, आप लोग काउंसिल में, आप लोग काय में थे? निर्देश मंडल में थे। अभी सेना आपने पूरे मेरे हाथ में दे रखी क्योंकि आप लोगों को आंख बंद करके मेरे को भरोसा है। अब मैं आ गया, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि बहुत मजा आया, युद्ध जीत गए, आप लोगों को बधाई हो, मेरे को बधाई हो, मैंने आपको पैसा पहुंचाया है। तो 2-3 चीजें, एक तो आपको पता है कि जनता मेरे पक्ष में है। दूसरी चीज आपको ये पता है कि पैसा जो दिया है, जो तुम लोग ऐश कर रहे हो, जो तुम लोगों को जितनी भी चीजें मिल रही है, तुमको तनख्वाह मिल रही है, वो मेरे पैसों से मिल रही है क्योंकि इटली में मैंने जीता है पैसा। तो तुम लोग भी कहीं ना कहीं मेरे से दबे हुए हो। फिर मैंने तुम लोगों को बोला कि यार एक काम करें यार, अपन क्या करते हैं, ये जो संसद, ये निर्देश मंडल है ना, इसको खत्म करते हैं, अपन काउंसिल बनाते हैं। काउंसिल मतलब बहुत ज्यादा जने होते हैं ना, तो अपने को किसी भी चीज पे निर्णय करना बहुत कठिन होता है। जैसे अपन सब बैठे हुए हैं अभी मैं बोल लूं कि यार कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, तो तुम अलग राय दोगे, ये अलग राय देंगे, ये अलग राय देंगे, अपन सबको खुश नहीं कर पाएंगे। पर अगर अपन 3 जने हों तो 3 जने मिलकर आराम से फैसला कर सकते हैं। राइट? और नेपोलियन भी समझदार है, खुद को पहले ही ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अकेला काउंसिल बन जाऊं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि राजा तो नहीं बनना चाह रहा। हाँ, इसने बोला कि 3 जने बनते हैं। क्या बनते हैं? काउंसिल बनाता हूं 3 जने की, 3 जने की काउंसिल, उसमें मैं फर्स्ट काउंसिल बन जाता हूं, आप 2 जने सेकंड काउंसिल बन जाना। लोग बोले कि ठीक है यार, तेरे को पीएम बनना है ना, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, बन जा यार, तुम तो जीता है वैसे भी। तो क्या करा, काउंसिल बनाई 3 जनों की। इसमें नेपोलियन ने स्वयं को क्या बना दिया? प्रथम काउंसिल। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है?
मिटा दें इसको। नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन चुका है, ये समय है 1799 का। और ये कब तक के लिए बना है? तो 10 साल के लिए बना है कि बस कुछ नहीं, 10 साल बाद फिर अपन चुनाव करवाएंगे, हो सकता है कि आपको मैं अच्छा लगाऊं तो आप लोग काउंसिल बन जाना, तो आप लोग भी हाँ ही कर देते हैं मेरे को, हाँ सर कोई बात नहीं बन जाओ यार। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया बेटा? आगे क्या हो रहा है? मस्त, नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन गया है, उसकी इच्छा पूरी हो गई है, भले वो इंग्लैंड से हार के आया है और उसको पता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इंग्लैंड है। अगर उसको धरती जीतनी होगी तो इंग्लैंड को तो हराना ही पड़ेगा। देखो ये यूरोप है, यूरोप रहने देते हैं, बाकी सब 1799 पढ़ रहे थे अपन। 1799 क्या करा है? काउंसिल बनाई। उस काउंसिल में प्रथम काउंसिल कौन बन गया है? नेपोलियन। अब नेपोलियन की चल रही है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है? नियम कानून बन रहे हैं। वो जनता के लिए कई सारे काम भी करेगा इस बीच में। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसने क्या क्या योजनाएं चलाई, क्या क्या काम कर रहे हैं, तो जनता काफी खुश है उससे, नेपोलियन से। तो नेपोलियन बोलेगा कि देखो इतना टाइम हो गया है, 1802 आपने मेरे को फर्स्ट काउंसिल बना रखा है 10 सालों के लिए। 10 सालों बाद अगर कोई सी बुरी स्थिति आ गई तो फिर तो आप मेरे को हटा दोगे ना। तो एक काम करो, मेरे को फर्स्ट काउंसिल आजीवन बना दो। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक क्या करूंगा? फर्स्ट काउंसिल बन के रहूंगा। समझे इस बात को? फर्स्ट काउंसिल बनूंगा जिंदगी भर के लिए। प्रथम काउंसिल कब के लिए? जीवन भर। जीवन भर के लिए क्या बन गया? प्रथम काउंसिल। यार थर्ड ईयर के छोड़ के क्या कर दिया? प्रथम काउंसिल कब तक के लिए बना दिया इसको? जीवन भर के लिए बना दिया। इसका सीधा सीधा मतलब समझ रहे हो? जीवन भर के लिए। अगर कोई अपने देश में प्रधानमंत्री जी बोले एक दिन आके शाम को क्या आज से 8 बजे टाइम नहीं बताओगे रे, अपने प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप आके वो बोल सकता है, वो बोल सकता है कि एक दिन आए वो बीबीसी पे और बोले कि आज से मैं अमेरिका का राष्ट्रपति जीवन भर के लिए हूं। तो राष्ट्रपति हो जाएगा कि राजा हो जाएगा? सीधी सी बात कि राष्ट्रपति तो लोकतंत्र में होता है भाई, लोकतंत्र में होता है राष्ट्रपति। और जहां लोकतंत्र वहां चुनाव होंगे, चुनाव इसने खत्म कर दिए। यहाँ पे तो क्या बोले? जीवन भर के लिए प्रथम काउंसिल हूं। 1804 में इसने मुंह से बोल दिया कि मैं तो शासक हूं। काउंसिल क्या होता है? मैं कौन हूं? शासक हूं मैं तो। और खुद को इसने क्या करा है? शासक घोषित कर दिया है 1804 में। इसके प्रथम काउंसिल बनने का, शासक बनने का किसी ने विरोध नहीं करा। उसके कारण बताता हूं, इसके सुधार। इसने जो सुधार करे हैं ना, वो बाद में पूरा यूरोप भी अपनाएगा। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, जो बहुत सारी चीजें हैं ना जो वर्ल्ड में पहली बार हो रही है। जो कौन कर रहा है? नेपोलियन कर रहा है। मैंने बताया था आपको शुरू में ही, जब नेपोलियन को पढ़ाना चालू करा था, कि इसने 40 युद्धों को खास नहीं माना है, इसने अपनी विधि संहिता को खास माना है। विधि संहिता के बारे में बताऊंगा, तब आप लोगों को लगेगा कि बात सही बोल रहा है। पहला काम क्या कर रहा है? तो इसने बैंक ऑफ फ्रांस बनाया। बैंक ऑफ फ्रांस बड़ी चीज है। राष्ट्र के लिए एक बैंक होना बहुत जरूरी है, जो बाकी बैंकों को रेगुलेट करे। जैसे भारत में कौन है? आरबीआई है, 1935 में बना था। वो पूरे को रेगुलेट करता है। अदरवाइज तो सोचो ना यार, किसकी ब्याज दर किसकी ब्याज दर कितनी होगी, है ना। दूसरी चीज, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरे बैंकों को पता थोड़ी क्या ये बैंक है, कैसे भरोसा करेगा। एक बैंक है जो मान्य करता है कि यार तुम बैंक हो, आज से तुम राष्ट्रीयकृत बैंक हो। ये सब कौन करता है? आरबीआई करता है। इसने आरबीआई बनाया है फ्रांस का। छोटी बात है क्या? नहीं है। अपने को भले शब्द छोटा लग रहा है कि बैंक, राष्ट्रीय बैंक बना दी, पर आप ये देखो ना,
कि आपके रोज के कामकाज पैसों से ही तो होते हैं, और उसने पैसों को ही रेगुलेट करा है। दूसरा काम कर रहा है ये, दूसरा काम इसने करा है, पोप के साथ धर्म समझौता कर लिया है। पोप के साथ क्या करी है? संधि करी है। मैंने जब आप लोगों को फ्रांस की क्रांति पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि फ्रांस की क्रांति, जहां क्रांति होगी, जहां लोकतंत्र आएगा, वहां सीधी सी बात है, धर्म को अलग करने की कोशिश करें, क्योंकि धर्म हमेशा राजा को सपोर्ट करता आया है, इतिहास गवाह है। धर्म लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि लोकतंत्र क्या लेके आता है? तो वो लिबरलाइजेशन लेके आता है, उदारवाद लेके आता है, और धर्म और उदारवाद में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, हमेशा ध्यान रखना। धर्म के नियम हमेशा तय रहते हैं, उदारवाद में नियम तय नहीं रहते हैं, तो कभी भी इनके बीच में ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहेगा जीवन भर। आप लोग कभी भी आजमा के देख लेना, धर्म उदारवाद का कभी समर्थन नहीं कर पाता है। हमारे पास में एक खासियत है हिंदुओं में कि हमारा धर्म ही ऐसा है कि इतना ज्यादा लचीला है कि हम लोग जैसे चाहे वैसे मोड़ के रख देते हैं। हमेशा देखना, अपने इधर पहले पीपल की पूजा करती है महिलाएं, करती है। जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पीपल ही नहीं है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं? पीपल के टुकड़े ले आते हैं, उसकी पूजा कर लेते हैं। तो अपने इसमें कितनी सुविधाएं हैं कि अपने इसमें इतनी कट्टरता नहीं है, जैसे चाहो तुम वैसे परिवर्तन करके। असलियत में पीपल की पूजा करने का मतलब तो यही होता है कि आप पीपल को बढ़ावा दो, प्रकृति की पूजा। पर ठीक है, एक नियम बन गया तो महिलाओं ने पत्तों की पूजा कर ली। पर अपने इधर कोई यूं नहीं बोलता भैया तुम पत्तों की पूजा क्यों कर रहे हो, राइट? अपने इधर लचीलापन बहुत है। अदरवाइज यूरोप है, यूरोप में पोप है, पोप क्या है? नियम निश्चित रखता है। तो जब वहाँ फ्रांस में क्रांति आई थी तो इन्होंने पोप को उखाड़ के बाहर फेंक दिया था, बोले आज से पोप से कोई मतलब नहीं है। एक तिहाई जो फादर थे उनको उठा के बाहर फेंक दिया था, बोले कि अब तुम सरकारी नौकरियां करो, कि फ्री का क्यों खाते हो, ऐसे करके। पर ये जब आ रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, तो इसने क्या कर ली? पोप से संधि कर ली। वो पोप से संधि करने का सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी लोगों को आप लोग बनाओगे, मतलब जितने अपॉइंट करोगे, जैसे आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे भारत का जो आर्क बिशप है जो केरल में रहते हैं, वो अपॉइंट कौन करता है? भारत सरकार नहीं करती, वो कौन करता है अपॉइंट? जो इटली में पोप बैठा हो अपॉइंट करेगा। पर जो देश बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक, उन्होंने बोला कि इसको क्या हक बनता है, कोई विदेशी आदमी यहाँ के किसी व्यक्ति को अपॉइंट कैसे कर सकता है? समझ रहे हो इस बात को? कैसे अपॉइंट कर सकता है? तो इन लोगों ने क्या करा था? इसके अधिकार छीन लेते पोप के, कि आप अपॉइंट नहीं करोगे, हमारा देश है, हमारे देश का बिशप है, तो हम ही अपॉइंट करेंगे। ऐसा इंग्लैंड में भी होता है, इंग्लैंड वाले खुद अपॉइंट करते हैं। पर इसने संधि कर ली, और संधि में क्या बोला? आपको अपॉइंट करना हो तो आप कर लेना। पोप से समझौता हो गया। अब इस पोप से समझौते में सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे? गरीब लोग, अमीर लोग, मध्यम वर्गीय लोग? कौन? गरीब लोग। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म को कौन मानते हैं? गरीब लोग। अमीरों को फुर्सत नहीं होती धर्म में मानने की। आप देखना भले गरीबों को, गरीब भले कितना ही गरीब होना, मंदिर बना के रखेगा घर में। अमीरों के पास में बहुत अच्छा मंदिर होगा ना, जाके पूजा नहीं करते हैं वो लोग। आखिरी बार मंदिर कब जाते हैं वो पता नहीं है, वही चंदा अंदा दे देते हैं। पर गरीब डेली पूजा करता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखे हैं जो दुकानें चलाते हैं, बहुत छोटी छोटी दुकानें रेडियो पे, पर वो डेली दुकान में जाने से पहले 3-4 मंदिरों में होकर आते हैं। और एक उद्योगपति आदमी है, उसको फुर्सत ही नहीं भाई, मंदिर भी उसके लिए टाइम वेस्ट होता है यार, इतना टाइम में किसी डील वील में दे देता है। समझ रहे हो ना? इस संधि से गरीब बहुत खुश है, ध्यान रखना। गरीब सुखी हैं, सुखी हो गए, एकदम खुश हो गए, उत्साह है, और बस पोप हमारे भगवान, सेकंड भगवान हमारे पोप से साथ संधि कर ली, तो ये गरीब क्या है? खुश है। अब गरीबों का भी समर्थन है इसको, नेपोलियन को। फिर अपने को जो मेन चीज पढ़ना है, विधि संहिता। सिविल कोड जहां पर लागू करना चाहते हैं ना, वो इस आदमी ने उसी टाइम लागू कर दिया। पहली बार निश्चित नियम, बिल्कुल निश्चित, प्लस समान नियम लागू कर रहा है। ना सिर्फ कानूनों में, कानून मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी का मर्डर कराओ तो उन कानूनों में, इसके साथ साथ व्यापारिक कानूनों में भी, पैसे से रिलेटेड भी और हत्याओं से रिलेटेड भी, दोनों कानूनों में। जैसे अपने इधर चलते हैं ना, 2 तरह के जज होते हैं, एक दीवानी, एक फौजदारी। दीवानी मतलब पैसों से रिलेटेड देखते हैं, फौजदारी मतलब कोई क्राइम हुआ हो तो उससे रिलेटेड। इस आदमी ने धरती पे पहली बार नियम बना दिए दीवानी और फौजदारी के लिए निश्चित।
इस जगह पे भी कोई करेगा तो भी वही कानून है, उस जगह पे करेगा तो भी वही कानून। कितनी बड़ी बात है। इसका अनुसरण बाद में पूरा यूरोप करेगा। तो विधि संहिता कौन बना रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट बना रहा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, विधि संहिता किसने बनाई थी? तो नेपोलियन ने बनाई थी। और इसमें क्या क्या है? तो धन से रिलेटेड भी है प्लस क्राइम से रिलेटेड भी है ना, क्राइम से रिलेटेड भी है, मतलब फौजदारी और दीवानी दोनों। दीवानी दोनों तरह के न्यायालय इसने बनाए हैं और ये सब निश्चित। पर ऐसा नहीं है कि ये इसके जो भी ये इसने फैसले लिए वो सब बेस्ट हैं, ऐसा नहीं है। इसकी भी कुछ कमियां हैं। जैसे एक कमी है कि कमियां है ना, ये विधि संहिता की कुछ कमियां हैं। जैसे स्त्रियों को अधिकार नहीं है, कम अधिकार। भारत को तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है। यूरोप का इतिहास उठा के देख लो कि स्त्रियों की कितनी इज्जत रही है। अरे बकायदा, चाहे चंगेज खान तो एशिया का था, पर आप उठा के देखोगे तो जो हिटलर था, हिटलर ने तो अपने देश की महिलाओं को बोला था कि आपका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि आप बहुत सारे बच्चे पैदा करो। काय के लिए? जर्मनी के लिए, ताकि वो बाद में जाके हमारे देश का भला कर सके, सैनिक बन के युद्ध लड़ सके और विस्तार कर सके। तो बस उनके लिए क्या थी? महिलाएं मशीन थी, काय की? बच्चे पैदा करने की, यूरोप के लिए। और अपन यूं सोचते कि बढ़िया, इनके शुरू से अच्छा रहा होगा। अपने इधर तो बहुत विदुषी महिलाएं थी, वैदिक काल में भी कितनी विदुषी महिलाएं थी, जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था। कमियां क्या क्या है? स्त्रियों को कम अधिकार है। दूसरा, दंड बहुत कठोर है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कठोर दंड को अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो, राइट? वो समाज पे भी डिपेंड करता है। जैसे कई लोग बोलेंगे कि कठोर दंड अच्छे होते हैं, पर जहां समाज बहुत अच्छा रहता है ना, वहां आपको कठोर दंड नहीं लगाना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं, इस चीज को लेकर बड़ा झगड़ा चलता है कि किसी महिला के रेप होने पे उसको फांसी क्यों नहीं दी जाती। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा तर्क ये दिया था कि अगर फांसी देने लगे आप, मतलब किसी ने भी रेप करा, आपने फांसी दे दी, तो उसमें 2-3 दिक्कतें हैं। एक दिक्कत तो ये है कि आपको पता नहीं है कि वो रेप क्यों कर रहा है ना। हो सकता है पहले ही वो लोग साथ में रहे हों, फिर महिला सिर्फ उसके साथ में रहने से, संबंध बनाने से बोल दे कि रेप कर रहा है, तो आप फांसी दे दोगे क्या? आप कैसे 100% महिला बिलीव कर लोगे, राइट? क्या पता झूठ बोल रही हो, तो आप उस झूठ के पीछे इंसान को फांसी दे दोगे क्या? पहले से वो लोग दोस्त रहे, लड़की का एकदम दिमाग पलटा, उसने बोल दिया कि इसने मेरा रेप कर दिया, फिर क्या करोगे? समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि आपने तो नियम बहुत कठोर बना दिए ना कि नहीं, रेप मतलब फांसी। दूसरी चीज, जब आप उसके लिए फांसी निश्चित करोगे तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में क्या आएगा कि जो मेरे लिए, मैं जिसका रेप कर रहा हूं वो क्या है? सबूत है। सबसे पहले सबूत मिटाता हूं। फिर वो लड़की को जिंदा छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। इसलिए लड़की भी जीवित रहे, प्लस लचीलापन भी बना रहे कि ऐसा तो नहीं है कि पहले से ये लोग रिलेशनशिप में थे, एकदम ऐसा कुछ हुआ और ये लड़की पलट गई। इसलिए भी बहुत ज्यादा कानून कड़े नहीं रहते हैं। खैर, मेरे को ये चीज इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि जहां पे आपको साफ साफ पता है कि गलत हो रहा है, वहां पे भी आप लचीली बन के रहते हो यार, है ना? जहां पे कम से कम वहां पे तो दिए जा सकती है। अभी बंगाल में भी जो रेप केस हुआ था लड़की का, शायद किसी हॉस्पिटल में, उसको भी कहाँ मिली? उसको, उस सामने वाले को रेप की सजा मिली नहीं, जबकि वो पहले भी हत्या का आरोप है, सब आरोप है उस पर। आजीवन कारावास थोड़ी को मिलनी चाहिए। ऐसे को तो फिर आप वही साबित करना चाहते हो कि यार जिसको करना हो करते रहे। वो चीजें गलत है, उस चीज का मैं घोर विरोधी। पर कई जगह आपको थोड़ी सी लिबरल बन के भी देखना पड़ेगा कि यार ऐसा नहीं कोई झूठ बोल दे किसी के लिए। छोरे हैं यार, कोई भी आरोप लगा देता, फंस जाते बेचारे, वो भी देखना पड़ेगा। सब चीजें साथ में देखनी पड़ेगी। तो दंड क्या है? बहुत ज्यादा कठोर हैं। बाद में पूरे यूरोप ने अपनाया। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आ रहा है और लोक कल्याण के काम भी कर रहा है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
पांचवा लोक कल्याण। लोक कल्याण ये दो काम और कर रहा है। लोक कल्याण मतलब समझ गए ना, सड़कें बनाना, नालियां बनाना, पानी की व्यवस्था करना, है ना, नलकूप लगाना, ये सब क्या होता है, लोक कल्याण के काम होते हैं। फिर अब क्या हो रहा है, जब ये सब घटनाएं घट रही है ना, तो फ्रांस के खिलाफ तृतीय गुट तैयार हो रहा है। फ्रांस के विरुद्ध तृतीय गुट तैयार। हाँ, ये लोक कल्याण की कमियां कैसे होगी, ये दूसरा काम करना। नहीं कमियां नहीं है, ये अलग से देखो ना, इसलिए मैंने इसको गोले नहीं बनाया, इसको ऐसे कर रखा है। ये जैसे तीसरा पॉइंट हो गया था, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट है। ये तो ये कमियां वाले पॉइंट ये रखे, ठीक है। अब आ गया समझ में, ये कमियां नहीं है तो अच्छी चीज है। राष्ट्रीय देखो ये है ना 3 पॉइंट, इसके बाद ये चौथा और पांचवा पॉइंट, ये इसके सब पॉइंट्स है ना। इसको ABC कर लेगा, ABC अब ज्यादा अच्छे से समझ में, ठीक है ऐसा। हाँ क्या, तो ऊपर से भी 1 2 3 4 चौथा ये आ रहा था। हाँ वही गलती है अपने से ही होगी, अपने को पांचवा भी लिख देना चाहिए था, फिर 4 नंबर डाल देना चाहिए था। फ्रांस के विरुद्ध तृतीय गणतंत्र तैयार हो रहा है। ब्रिटेन उस समय, आप चाहे चालाक कह लो, समझदार कह लो, जो कहना हो कह लो, मैं समझदारी कहता हूँ। मैं बाबर को भी समझदारी कहता हूँ, मैं ब्रिटेन को भी समझदार बोलता हूँ, है ना, और मैं इटली जो हमारे लिए बहुत बुरा प्रधानमंत्री था, मैं उसको भी समझदार कहता हूँ। क्योंकि देखो अपने देश का भला चाहना गलत चीज नहीं होती है। आप मूर्ख हो जो अपने देश का भला नहीं कर पाए हो, राइट। आप दूसरों को ये मत बोलता रहो ये तो बुरा है, इसने अच्छा नहीं करा, इसने नियम कानून नहीं माने। तुम भी मत मानते भाई, तुमने क्यों माने, तुमको भी अपना देश का हित सोचना चाहिए था। तुमने क्यों उनको सेनाएं देना चालू करी प्रथम विश्व युद्ध में, मत देते भाई। आप ना हर चीज में दूसरों की बुराई नहीं ढूंढ सकते हो कि यार इसने कितना बुरा करा है। फ्रांस के साथ समझौता कर लिया था इंग्लैंड ने, पर इंग्लैंड को ऐसा लगा कि यार अपने को फायदा नहीं मिल रहा है यार व्यापार में, बोले क्या करें, चलो युद्ध कर लेते हैं इससे फिर से। और इसके आसपास के देश तो तैयार बैठे ही थे, किसकी, इंग्लैंड की मदद के लिए। क्योंकि इन सबको डर एक ही चीज का है कि एक तो फ्रांस विस्तार बहुत ज्यादा कर रहा है और इसने खुद को राजा घोषित करा है, पर ये जो नियम बता रहा है वो यही बोल रहा है कि मैं पूरी दुनिया में लोकतंत्र फैलाऊंगा। खुद राजा बोल रहा है कि मैं लोकतंत्र फैलाऊंगा आसपास में भी। इसका एक वक्तव्य है, इसने एक बार तो खुद को बोला है कि मैं, मतलब देखो इंसान में कुछ बुराई भी रहती है, इसके वक्तव्य दो। एक बार तो इसने बोला कि मैं ही क्रांति हूं, फिर एक बार बोलता है कि मैंने क्रांति को मिटा दिया। थोड़ा सा, हाँ। और इसने अपने लोगों के लिए बोला था कि मेरे लोग खुश रहना चाहते हैं पर आजादी नहीं चाहते। खुश तो रहे वो, पर वो नहीं चाहते कि हम स्वतंत्र रहें। तुम्हें शासक बनाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके खिलाफ तृतीय गणतंत्र तैयार हो रहा है। इसमें रूस है, जर्मनी के अलग अलग राज्य हैं। अब मैंने बताया था जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारे राज्य थे, लगभग 500 करीब अलग अलग रियासतें थी, जैसे भारत में थी ना, जस्ट वैसे ही वहां पे पोप का शासन था, पर पोप का ज्यादा अधिकार चलता था, है ना। तो ऑस्ट्रिया है मेन देश, ऑस्ट्रिया। इटली भी रहेगा क्योंकि अभी हारा है इटली। प्रशा रहेगा, और ये भी है ही सही, इंग्लैंड भी है ही सही, ठीक है। प्रशा जो है ना, प्रशा, ये प्रशा है, प्रशिया नहीं है, प्रशा। प्रशिया मतलब होता है ईरान, है ना, प्रशियन एम्पायर जिसको फारस बोलते हैं। प्रशा एक देश है, ये मिटा दिया क्या अपन। ये जो फ्रांस है ना, इसके उत्तर में एक देश है प्रशा और दक्षिण में देश है ऑस्ट्रिया। आज जो आप जर्मनी देखते हो, जो आप वर्ल्ड वॉर में जर्मनी देखोगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो आपने जर्मनी देखा, वो ये वाला जर्मनी था, प्रशा वाला। ये प्रशा पूरे जर्मनी को एक करेगा। और ये जब बिस्मार्क नाम सुना, बिस्मार्क महान राजनीतिज्ञ, मेरा फेवरेट राजनीतिज्ञों में से एक था। उसने जब प्रशा को एक करा है ऑस्ट्रेलिया से जीत के, तो उसने एक चीज बोली थी कि जब जर्मनी साम्राज्य एक होगा, अखंड होगा, तो उस पर शासन प्रशा करेगा। तो ये वही प्रशा है। उस टाइम इतना मजबूत नहीं है, बस ये लोग सब गठबंधन में है कि हमारा राज खत्म नहीं हो जाए, इसलिए इन सब ने मिलकर किसके खिलाफ युद्ध स्टार्ट करा है, फ्रांस के खिलाफ युद्ध स्टार्ट करा है। शासक कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट। कितने युद्ध जीते हैं, 40। तो वो 40 ऐसे ही जीतेगा अभी,
फिर इनको रगड़ेगा, बोलते ना कि नेस्तो नाबूद कर देना, इनसे ऐसी ऐसी संध्या करेगा वो, बस एक छोटी सी गलती भी करेगा वो जो नहीं करनी चाहिए कभी। इसकी पत्नी से बड़ा प्यार करता था वो नेपोलियन अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता था, पर वो सबसे पहले जिस देश को हराएगा और इतना बुरा हराएगा कि जो वहां का शासक रहेगा वो हराएगा ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर है, जब वो ऑस्ट्रिया को हराएगा तो वहां के, देखो यार, अगर आप किसी को हराओगे तो वो कभी भरोसा करेगा क्या आप पे? क्यों भरोसा कर लेगा? अगर तू कभी मेरे को हराएगा तो मैं तेरे पे कभी भरोसा करूंगा? तेरे को मेरे पे कभी भरोसा रहेगा? भरोसे के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही उपाय होता है भरोसे का, युद्ध के बाद शादियां। क्या हो रहा है? इसके खिलाफ तृतीय गणतंत्र बना, तृतीय गुट सब है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया ज्यादा उचक के सामने आया था, बोले कि बस ऑस्ट्रेलिया नहीं है ना, ऑस्ट्रिया सामने आया। नेपोलियन ने रोंद के रख दिया इसको, रोंद के रखा सो रखा। नेपोलियन राजकुमारी से विवाह अलग हुआ। नेपोलियन उसका विवाह होगा राजकुमारी से, और ये राजकुमारी कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ऑस्ट्रिया वादा करेगा कि आज तक दामाद जी आपके साथ में हैं, आप जो बोलो बस आपके हाँ में हाँ है। आसपास के राज्यों को हराएगा, ऑस्ट्रिया को हराया। जर्मनी परिसंघ का विघटन कर देगा, जर्मनी परिसंघ बना देगा। उसके पहले जो राज्य थे उनका विघटन कर देगा, जर्मनी राज्यों का विघटन परिसंघ की स्थापना। जो ये तुमको मैं बता रहा हूं 500 थे, 500 में से वो कितने लाके रख देगा? 16 बस खत्म। अपने हिसाब से अपने अपने परिवार के लोगों को राजा बना दिया। क्या से बेटा, तू वहां का राजा है, तू वहां का राजा है, तू वहां का है। यहां शासन किसका था? जो पोप का था। तो इसी कारण जो रोमन साम्राज्य है उसका विघटन हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे रोमन साम्राज्य का शासन था, रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया इस चीज के बाद। वैसे तो रोमन साम्राज्य कब से खत्म हो चुका था, पर उसका जो अस्तित्व जो बचा हुआ था, जहां पे चलती थी किसकी? पोप की, वो जगह भी इसने खत्म कर दी। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करो कि इसके बाद में जब जर्मनी का एकीकरण होगा तो जर्मनी के एकीकरण में फायदा मिलेगा कि नुकसान हुआ इस चीज का? 500 से कोई 16 हो गए, तो जब इनको एक होना होगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? हाँ, फायदा होगा ऑफकोर्स। पहले 500 को एक करना और 16 को एक करने में कितना अंतर? इसलिए एक इतिहासकार ने बोला है कि जो नेपोलियन उसने चाहे बिना चाहे जर्मनी को एक करने की कोशिश करी। तो जर्मनी के एकीकरण में बड़ा भाग है नेपोलियन बोनापार्ट का, है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बता देना कि इसने जब जर्मनी को जीता था तो 500 से 16 रियासतों में बांट दिया था, इसलिए इसका बड़ा भाग है एक करने में। सर जर्मनी तो इसके खिलाफ नेपोलियन था ना, तो फिर इसने एकीकरण एकीकरण नहीं करा है, अपने हिसाब से बस बांटा है। उसको थोड़ी पता कि बाद में मैं हार जाऊंगा। 500 लोगों को कहां से लेके आऊंगा मैं राज करने के लिए? 500 जब पहले खिलाफ नहीं था तब खिलाफ ही था ना वो। तो ये देख, तू तो 500 रियासतें थी अलग अलग रियासतें, मैंने जीत लिया। अब मेरे को शासन करना है, मैंने 500 को ही जीत लिया है, तो मैं शासन करने के लिए उसको कम कर दूंगा ना, कम में बांट दूंगा ना। मतलब भारत है तो भारत में कितने राज्य हैं? बहुत सारे राज्य हैं, है ना, 30+ राज्य हैं। अब अगर मेरे पास में 30+ लोग ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? कम करूंगा ना। पहले 500 और 65 रियासतें थी लगभग भारत में, अभी सिर्फ 30 राज्य क्यों है? 30 पे 30 राज्य क्यों है? वो 565 ही रहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें तब अपने को प्रशासन करना कठिन पड़ता है और छोटे राज्य रह जाते हैं, इसलिए उनको क्या करा? एक करा, है ना। बीदर को, मध्य भारत प्रांत को, है ना, और इन सबको एक करके मध्य प्रदेश बनाया। समझ रहा है ना? ऐसा करना पड़ता है क्योंकि आपको शासन करने। इसने आप 16 लोग तो आराम से इसको मिल जाएंगे जो शासन करेंगे। प्रेम वेम नहीं है, इसने अपने मन से नहीं करा, गलती से करा है एक। बाद में इसको पता चलेगा, बाद में तो हार जाएगा। ये तो अभी भी खिलाफ ही है। ये 16 लोग इसके खिलाफ नहीं है। 16 में तो जो शासक बने वो तो इसने बनाई है, तो इसके तो पक्ष में रहेंगे ना। बाद में होंगे खिलाफ, अभी बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। इसके अलावा
जर्मनी का जो पुनः गठन होगा ना, उसमें टिटलिस की संधि होगी, है ना। ये जो काय की संधि है, टिटलिस की संधि, इस चीज का ध्यान रखना। टिटलिस की संधि, छोटा सा वो टॉपिक है, अपन खत्म करते हैं इसको फटाफट, है ना। टिटलिस की संधि होगी, और एक और ये व्यवस्था चलाएगा महाद्वीपीय व्यवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाद्वीपीय व्यवस्था किसने चलाई थी, वेरी वेरी मोस्ट टाइम किसने चलाई थी, तो नेपोलियन ने चलाई थी। और महाद्वीपीय व्यवस्था में क्या था, तो देखो नेपोलियन का फ्रांस पे कब्जा, जर्मनी पे कब्जा है, फ्रांस पे ऐसे ही, इटली पे भी कब्जा है, इन सब क्षेत्रों पे उसका कब्जा है ना, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर पे भी कब्जा है। अब वो क्या बोलेगा कि मेरा जहां जहां कब्जा है ना, उनमें से कोई भी इंसान, कोई भी देश किससे व्यापार नहीं करेगा, तो इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय व्यवस्था। कोई भी जहाज इंग्लैंड का आपके पास में आके नहीं रुकना चाहिए, आप जहां जहाज दिखे खत्म कर दो इंग्लैंड के, आप इंग्लैंड से कुछ भी नहीं खरीदोगे। ये व्यवस्था क्या कहलाती है, महाद्वीपीय व्यवस्था। इसमें अलग अलग विज्ञप्तियां निकलेगी, विज्ञप्तियां मतलब अलग अलग देश जो इसके सहयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने तेरे को कोई सी जगह दी है, ये तो फ्रांस का ही शासक है, कौन, नेपोलियन, पर बाकी जगह इसने जो जीती है अपने परिवार वालों को बांटी है। तो जो परिवार वाले हैं, बर्लिन, बर्लिन कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की, तो पहली विज्ञप्ति निकलेगी बर्लिन विज्ञप्ति। बर्लिन विज्ञप्ति, पहली विज्ञप्ति निकल रही है। इसमें क्या हो रहा है कि बर्लिन ने घोषणा करी है, ये 1806 में, 06 बर्लिन ने घोषणा करी है। बर्लिन मतलब फ्रांस के जो 16 राज्य हैं, उन्होंने क्या घोषणा करी है कि आज से फ्रांस, जर्मनी में, जो जर्मनी के 16 राज्यों ने घोषणा करी कि जर्मनी में एक भी राज्य व्यापार नहीं करेगा किससे, इंग्लैंड से। ऐसे अलग अलग विज्ञप्तियां निकल रही है, वारसा विज्ञप्ति, मिलान विज्ञप्ति, वारसा विज्ञप्ति। अब तो भूगोल का है, बताना वारसा कहाँ पे है, वारसा पैक्ट भी हुआ था ना शायद। और मिलान तो मेरे को पता है, मिलान इटली में, बहुत खूबसूरत शहर, मिलान विज्ञप्ति। वारसो बहुत सही। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया पे भी कब्जा है इनका, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया ने घोषणा कर दी कि बस आज से क्या हम समझो कोई भी व्यापार नहीं करेंगे इंग्लैंड के साथ में। मिलान, मिलान मतलब इटली, इटली ने बोल दिया कि इटली पे भी शासन है किसका, फ्रांस का। इन सब ने मना कर दिया कि हम कोई भी व्यापार नहीं करेंगे इंग्लैंड से। नुकसान किसको हुआ, हाँ, इंग्लैंड को नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के पास में भारत है, सारा व्यापार वो भारत के साथ में कर लेता। अपने पास में अनाज कितना है, अपन धरती को खिलाते, इतना अनाज है अपने पास में। पर इन देशों के पास में क्या है, इनके पास में खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है, इनके पास में रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस समय में इंग्लैंड में क्या चल रही है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। और आप औद्योगिक क्रांति बिना करे ही पहले ही मना कर दे हम तो खरीदेंगे नहीं, फिर तुम्हारे पास में तो कुछ ही नहीं। ये बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, चाइना से कुछ खरीदेंगे नहीं, पॉसिबल है, लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, जान करके नहीं खरीदना चाहिए, ये चीज तो मैं मानता हूँ। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज है जो भारतीय भी मिल रही है और चाइना की मिल रही है, तो भारतीय में प्रेफर करूंगा। पर मोबाइल तो है ही नहीं भारतीय, क्या करोगे। अब सस्ते मोबाइल, अब सब लोग सैमसंग के ले सकते हैं क्या मोबाइल, एप्पल के ले सकते हो, नहीं ले सकते, तो फिर क्या करोगे, ओप्पो वीवो में ही जाओगे। अगर भारत में कोई ऐसी क्वालिटी का मिल जाए तो अपने को क्या ही चाहिए। जो मिनरल्स हैं, जो रेयर मिनरल्स हैं धरती पे, वो कहाँ मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं। जो फिर उसके बाद में जो मोबाइल वगैरह में जो मेन पार्ट डलता है, हाँ, सिलिकॉन चिप, वो उसी से बनती है। वो कैसे बनाओगे, तो भाई मजबूरी है। तो ये मजबूरी उस टाइम कौन था, इंग्लैंड था। उस मजबूरी का इन सबको नुकसान हुआ। ये जितने देश दिख रहे हैं, जब इनको नुकसान होगा, तो जब तक ये नेपोलियन ताकत में है तब तक तो ठीक है, पर जैसे इसकी ताकत खत्म होगी तो ये लोग साथ देंगे, इसका नहीं देंगे। इस चीज का ध्यान रखना, इसके भाई बंधु भी इसका साथ नहीं देंगे। एक और बात भी हो रही है, नेपोलियन खुद भी अब मना नहीं कर रहा है, जो गैर कानूनी व्यापार हो रहा है ना, धीरे धीरे से लोग व्यापार जो कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी जरूरत पड़ रही है सामानों। हाँ, खुला भी नहीं बोल सकता, करो, पर अंदर, जैसे एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश अभी शाणा बन रहा था, वो तेज चला भारत के साथ में, कितना अपमान भी करा है ना, यूनिवर्सिटियों में अपने झंडे वगैरह पैर रख। उनसे पूछो, अगर तुम इतने ज्यादा वो हो
मतलब स्वाभिमानी हो तो हमारा चावल क्यों खा रहे हो? हमारे देश का चावल है, अपने देश से चोरी कर करके ले गए हैं चावल। चोरी मतलब यहाँ के भी कुछ चोर हैं, वहां के भी कुछ चोर हैं, वो एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे। आप अगर इतने अकड़ में हो तो मत खाते, है ना? तो ये अकड़ वकड़ सब निकल जाती भूख के मारे। अभी कुछ टाइम बाद आप खुद देखोगे बांग्लादेश अभी जो है ना, उसका फिर से यू टर्न मारेगा। वो गाड़ी पलट जाती है ना, इसे पलटेगा वापस, और वापस वो भारत को मानेगा कि हाँ, इनने जो भी करा था हमारे लिए अच्छा ही करा। तृतीय गणतंत्र हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है, और यूके को विशेष फर्क नहीं पड़ा था। अब इसके ये कारण देख लो कि आखिर में खत्म क्यों हो रहा है, इसका विनाश क्यों हो रहा है ना? विनाश का क्या कारण है? नेपोलियन का साम्राज्य खत्म क्यों गया? इतना महान साम्राज्य था फिर भी। तो ये क्या हो रहा है, एक युद्ध हुआ पुर्तगाल वर्सेस स्पेन। पुर्तगाल वर्सेस स्पेन का युद्ध था। ये बोला स्पेन के पास में जाके कि हम आते हैं ना तुम्हारी हेल्प के लिए, थोड़ा बहुत हिस्सा हमको दे देना, कुछ पैसे भी दे देना। तो फ्रांस ने क्या करा, स्पेन का साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर क्या करा, पुर्तगाल को हरा दिया। मस्त, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। स्पेन के लोग खुश थे और पुर्तगाल के लोग रो रहे थे, और फ्रांस के लोग भी खुश थे। इसने एक बहुत बड़ी गलती करी। इसने गलती ये करी कि इसको पता चल गया कि स्पेन कमजोर है, क्योंकि इन दोनों के बीच कब से लड़ाई चल रही थी। ये बाद में साथ देने के लिए आया था। इसने बोला कि स्पेन भी कमजोर है, पुर्तगाल अपन ने जीत लिया है, तो स्पेन को भी क्यों छोड़े? सीधी सी बात है। ये इधर पुर्तगाल है, स्पेन है, तो इसने बोला कि पास पास में भी है, तो इन दोनों पे भी कब्जा करो, अपन तो पूरे यूरोप पे छाएंगे, राइट? थोड़ी सी भी जगह क्यों छोड़ना? इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसने क्या करा, फ्रांस ने स्पेन पे आक्रमण कर दिया। और जब ये हारेगा युद्ध, जब इसकी मरने की स्थिति रहेगी किसकी, नेपोलियन की, तो एक शब्द अपनी पत्नी को बोलेगा। वो अपनी पत्नी को बोलेगा कि ये जो स्पेन का नासूर है, उसने मुझे मार दिया। ऐसे ही औरंगजेब क्या बोलेगा, बस दक्कन के नासूर ने मेरे को मार दिया। दक्कन में फंस गया था पूरा। बताएंगे, मूवी के बारे में बताएंगे, अच्छी है, कुछ फैक्ट्स को लेके बातें हैं, और बहुत सारी बातें हैं, कभी उस मूवी के बारे में बताएंगे। तो स्पेन के नासूर ने मेरे को क्या करा है, मेरे को मार दिया। ऐसा कौन बोल रहा है? तो ये क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि किस नासूर ने खत्म कर दिया था, तो स्पेन के नासूर ने खत्म कर दिया था। इसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती, स्पेन के नासूर ने कैसे खत्म कर दिया कि स्पेन ने हार नहीं मानी कभी। स्पेन में राष्ट्रवाद का उबाल आया, आसपास के जितने भी देश थे इन सब ने किसका साथ देना चालू कर दिया, स्पेन का, कि तुम लड़ो। और इनने कौन सी पद्धति अपनाई तब, गुरिल्ला पद्धति। ये कब अपनाते हैं, जब अपना इतनी ताकत नहीं रहती कि अपन सामने वाले दुश्मन से सामने लड़ सकें। तो कौन सी पद्धति अपनाते हैं, गुरिल्ला, मतलब आना, आक्रमण करना, फिर से भाग जाना। ये कौन सी पद्धति होती है, गुरिल्ला पद्धति। तो ये अपनाएंगे कौन, स्पेन के लोग। ये फंस के रह जाएंगे, है ना, फ्रांस फंस के यहां पे रह जाएगा। फिर फ्रांस की सबसे बड़ी गलती पता है आप लोगों को, सबसे बड़ी गलती, जो गलती ये फ्रांस में कर रहा है वो कई सालों बाद हिटलर कहां करेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में करेगा। देखना, सबसे बड़ी गलती है रूस पर आक्रमण। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, उन्होंने भी इस बारे में बोला है, बोले कि इतिहास से सबक ले लेते यार, रूस पे आक्रमण करने की जगह थोड़ी हो। मजाक में ले रहे हो उस जगह को। पहली चीज, वहां के लोग युद्ध में पारंगत हैं। कैसे पारंगत हैं, तो अपने इधर भी जो लोग हैं, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा बेल्ट के और कश्मीर के कुछ लोग, वो लोग युद्ध में पारंगत हैं, क्योंकि उन पे लगातार आक्रमण हुए हैं। समझ रहे इस बात को, जितने आक्रमण हुए उधर से हुए।
उनकी प्राकृतिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। राजस्थान में क्या क्या होता, उन लोगों ने जीवन जीने में बहुत कठिनाई से जीवन जिया है, राइट। तो लोग बहुत मजबूत हैं। ऐसे ही रूस के लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं। ये चीज पूरे यूरोप को समझनी चाहिए थी। वहां पे खाने को कुछ नहीं मिलता है, बर्फ रहती है। आप लोग जब उनका एक्सेंट भी देखोगे ना बात करने का, तो ऐसा लग रहा है कि लड़ रहे हैं। आपसे प्यार से बोलेंगे ना क्या आओ घर में आओ, आइए आप पधारिए, तो वो ऐसे बोलेंगे जैसे तुमको लगेगा कि आए कि नहीं आए। उनका एक्सेंट भी ऐसा हो गया। वो लोग ज्यादा मुस्कुराते नहीं है रूसी लोग, क्योंकि ठंड में इच्छा नहीं होती है मुस्कुराने की, सर्दी ही इतनी है। और तुम ठंड से कांप रहे हो, तुम क्यों स्माइल करोगे? बाकी आप वो बाल्टिक देशों में जाओगे, यूरोप में घूमोगे, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लोग ऐसे नॉर्मली मुस्कुराते हैं। अपने वाले तो वो क्या बोलते, फंस जाए स्माइल में, क्या रहे अपने को देख के क्यों मुस्कुरा रही है यार। कोई बात तो होगी। तो अपने लोग तो इससे जा नहीं सकते, अपने लोग रूस जाने के लायक ही हैं। समझ रहे हो? रूस पे आक्रमण हुआ, गलती कैसे हो गई कि जब रूस में गया, इधर एक जगह मॉस्को, राजधानी है मॉस्को, मॉस्को राजधानी है। जब रूस के आक्रमण का पता चला 1812 में कि रूस आक्रमण करने वाला है, तो मॉस्को छोड़ दिया रूसियों ने। क्या करा? रूस के लोगों ने मॉस्को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जितने भी फसलें थी उनको जला दिया। किसको आने दो, ये युद्ध के लिए आ रहा है ना, आने दो, क्या होगा। नेपोलियन गया, अंदर घुसते गए, खुश होते गए, नाचते गाते। थोड़ी देर बाद बेटा है ना, अभी क्लास चल रही है, आधे घंटे बाद आ जाए। अंदर आते जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी ना गाजे बाजे के साथ में एंट्री कर रहे हैं कि मस्त है ना, अभी तो बारिश के दिन चल रहे हैं, ठीक है आ जाओ, घुस जाओ अंदर। जब मॉस्को पहुंचे तो बोले कि यार मॉस्को तो वीरान है, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है। पूरे मॉस्को में ढूंढा, बोले भूख लग रही है यार, कहीं खेती वेती में कुछ फल वल लग रहे हो तो खा लेंगे। बोले खेत जला के गए यार ये तो। ने बोला अब क्या करें यार, तो उसने आदेश दिया था, बोले कि पूरे मॉस्को को जला दो। एक मूवी का मैंने एक सीन देखा था, नेपोलियन की मूवी थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। वो एक लड़की से पूछता है नेपोलियन कि तुमको पता है कि रूस की राजधानी क्या है? लड़की बोलती है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या बताता है? सेंट, ये थोड़ा पीछे, सेंट पीटर्सबर्ग। अभी बहुत बड़ा शहर है वहां का, देखा है आप लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग? जब यहां से लोग भक्के गए तो राजधानी क्या बना ली? सेंट पीटर्सबर्ग। तो लड़की से पूछता है नेपोलियन, लड़की को नहीं, छोटी सी बच्ची, उसको थोड़ी पता, तो वो लड़की से पूछता है कि तुमको पता है कि सेंट पीटर्सबर्ग से पहले कौन सी राजधानी थी? तो लड़की बोलती है मॉस्को। बोलता है कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग क्यों बन गई? तो लड़की बोलती है उसको किसी ने जला दिया था। तो नेपोलियन मुस्कुरा के बोलता है, हारने के बाद में, जब वो बंदी बन के रहता है तब हारने के बाद में मुस्कुरा के बोलता है कि उसको मैंने जलाया था गर्व से। मामूली बात नहीं थी यार, इसको इन्होंने जलाया। पर एक दिक्कत आई, लौटना है वापस, सर्दी का समय है, और सर्दी में दिक्कत है। यहाँ सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ती है ना कि रूसियों के अलावा दूसरे लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते। उनकी आदत है, रूसियों की आदत है, हमारी यूरोप के लोगों की आदत नहीं है ऐसे जीवन जीने की। अब ये लोग गर्म कपड़े लेके भी नहीं गए थे, इनको पता भी नहीं था कैसा माहौल है। इनकी सेना का बड़ा भाग ठंड से मर गया, खाने को कुछ मिला नहीं। फिर वहां पे दलदल भी है, ऐसा नहीं है कि बस बर्फ में वो जैसे तुम पिक्चर में देखते एक दूसरे बर्फ के गोले बना के फेंक रहे। हाँ, ये सब कहने की बातें होती। वहां पे जब वो गए होंगे तो बहुत सारों को पोलर बियरों ने भी खाया होगा, वो जो व्हाइट कलर के दिखते हैं ना इधर साइबेरिया साइड, उन्होंने मारा होगा। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जब जा रहे हैं तो दलदलों में फंस रहे हैं। ये बहुत बुरी हालत थी। ज्यादातर जो सैनिक मरे वो कैसे मरे हैं? ठंड से मरे हैं, युद्ध से मरे नहीं। और जो लौटती हुई सेना है, क्या कुछ भी तो नहीं है यहाँ रह के करें क्या? उस पे रूसियों ने हमला करा है, भागती हुई सेना पे रूसियों ने हमला करा है, और बहुत बहुत बुरा हमला करा है। यहां से इसकी हार निश्चित हो गई, नेपोलियन की हार निश्चित हो गई। फिर एक युद्ध होगा, राष्ट्रियों का युद्ध या लिप्जिंग का युद्ध, ठीक इसके 1 साल बाद। अब तो पूरे यूरोप को पता चल गया है
कि इसकी बड़ी सेना खत्म हो गई है, सारे यूरोपियन देश मिलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रों का युद्ध। जहां पे हुआ था लिपजिंग में हुआ था, तो लिपजिंग का युद्ध, राष्ट्रों का युद्ध। या इसी का एक और नाम है लिपजिंग का युद्ध, इस युद्ध में क्या हो रहा है, सारे देश मिलकर किस पे आक्रमण करेंगे, फ्रांस पे आक्रमण करेंगे। और ये फ्रांस की पहली हार थी, यहाँ पे भी हारा था ये रूस से, इसको मारा था और ये यहाँ पे भी जीत गए थे। खूनी, इस बहुत सारे लोगों ने तो इतिहासकारों ने इसको खूनी हत्याकांड बोला है। खून खराबा करा था बस इनने, गुस्सा उतार दिया था, रूसी फिर भी हारे थे, पर ताकत खत्म कर दी थी रूस ने पूरी ताकत तोड़ के रख दी थी। ये पहला युद्ध है, ये लिपजिंग का युद्ध, जब फ्रांस हारा, और ऐसा हारा कि बहुत बुरा हारा। जब ये फ्रांस हार गया है तो इसके बाद में एक आखिरी और युद्ध होगा, वाटरलू का युद्ध। ये हारेगा, इससे समझौता हो जाएगा, ये सिर्फ अब कहाँ तक सीमित रह जाएगा, पेरिस तक सीमित रहेगा, आसपास के फ्रांस के बहुत सारी जगह भी ये मित्र देश जीत जाएंगे। फिर एक युद्ध होगा जो आखिरी युद्ध है। इसके लिए क्वेश्चन आते हैं कि आखिरी कौन सा युद्ध था जो नेपोलियन ने लड़ा था, ये इस युद्ध को खत्म करेगा, उसका नाम है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध हो रहा है और ये हो रहा है शायद 1815 में। एक बार वो इसको सर्च कर लेना। हाँ, वाटरलू का युद्ध, ये अंतिम युद्ध है, अंतिम युद्ध है। ये इस युद्ध में भी हारेगा, अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ा। इस चीज में देखो, आपको एक सेना नायक के रूप में इस आदमी की तारीफ करनी पड़ेगी, है ना, कि इसने अपना पूरा 100% दिया है, 100%। इसने एक सेना नायक का देखा जाए तो मेन मोटिव क्या होता है, उसको क्या चाहिए होती है, ग्लोरी चाहिए होती है, राइट। क्या पूरी दुनिया मेरे को जानने कि यार मैंने कितने विजय प्राप्त करी, 40 विजय प्राप्त करी, मैंने रोंद के रख दिया पूरे यूरोप को, मेरे से घबरा गया था इंग्लैंड भी, बोल सकता है ना ये सब कि मेरे अरे सही में उसके ना खाना निगल नहीं पाता होगा वहां का प्रधानमंत्री, जब तक नेपोलियन कहाँ पे था, मिस्र में बैठा हुआ था। यहाँ पे भारत में कौन, टीपू सुल्तान साथ दे रहे हैं, किसका, फ्रांस का, है ना। आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा, जब आधुनिक भारत पढ़ोगे तो। वाटरलू के युद्ध में इसकी हार होगी। एक द्वीप है सेंट हेलेना, बस अब उस पर भेज देंगे, सेंट हेलेना। ये जब भाग के आएगा ना, ये इसी टाइम भाग के आएगा, पहले इसको पकड़ लेंगे, घेर लेंगे, तब वहां से भाग के आएगा और ये वाटरलू का युद्ध सेना इकट्ठी करके लड़ेगा। सेकेंड टाइम इसको सेंट हेलेना में पकड़ लिया जाएगा और जब सेंट हेलेना में इसको गिरफ्तार कर लेंगे और शायद 1821 में मृत्यु हो जाएगी इसकी। लोग बोलते हैं जहर दिया था, पर अपने को जो पता है वो कैसे, पेट के रोग से। कैसे, देखो इनकी आदत रही है, जो इंग्लैंड है उसकी आदत रही है जहर देना धीरे धीरे, और क्या बता देना कि बीमारियों से मरा है, राइट, है ना। अपने भी कितने क्रांतिकारियों को इन्होंने ऐसे ही मारा है, और क्या बोला है कि हमने तो काय से मरा है, बीमारियों से मरा है। क्योंकि देखो अगर आप सीधे सीधे मार दोगे ना, तो फ्रांस की जो जनता है, वहां का जो शासक है, अपने आप उनमें उबाल आएगा कि हमारे नायक को मारा है, हम फिर से युद्ध छेड़ेंगे। अगर आपको युद्ध नहीं चाहिए तो आप क्या बताओगे कि बीमारी से मरा, बीमारी कौन रोक सकता था। तो अब इसके हार के कारण देख लेते हैं अपन, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं। बस अपन ने जो पढ़ा वही हार के कारण है। पहला कारण क्या है, इसने, हाँ, रूस पे हमला, बोलते जाओ, रूस पर आक्रमण। सेकंड, स्पेन पे आक्रमण। इंग्लैंड, हाँ, इंग्लैंड से अपन उसको बोल सकते हैं ना, कौन सी नीति थी, तो महाद्वीपीय व्यवस्था, महाद्वीपीय व्यवस्था। और बोलो, और क्या क्या है। तो इसके पास इंग्लैंड के जीत के कारण क्या है, तो इंग्लैंड के जीत के कारण है कि उसके पास में क्या है, उसके पास में समृद्धि बहुत ज्यादा है, मतलब उसके पास में अलग अलग कॉलोनीज बसी हुई है, राइट।
संसाधन बहुत ज्यादा है इंग्लैंड के पास, इसके पास संसाधनों की कमी है। अरे इंग्लैंड तो हमेशा टिका रहेगा, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसीलिए टिका रहेगा। जर्मनी हिटलर के सामने टिकना क्या मामूली बात समझते हो क्या? आज जो दुनिया भर में प्रगति हुई है ना, जो आप अमेरिका में प्रगति देखते हो, जो यूरोप में प्रगति देखते हो, वो किन्ने करी है? जो रूस में प्रगति देखते हो, आपने देखा ना सैटेलाइट पहुंचा देना, रूस कितनी जल्दी सैटेलाइट पहुंचाता था, परमाणु बम बन जाना। उनसे जाके पूछना, उनका इतिहास पढ़ना कि वैज्ञानिक कहाँ से लेके आए थे तुम, तो बताएंगे कि जर्मनी से लेके आए थे। सारे वैज्ञानिक जर्मनी के थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था जर्मनी, तो यहाँ से जितने वैज्ञानिक थे उठा उठा के लेके गए अपने देशों में। तो सोचो उसकी क्या रहा होगा उस समय, क्या ग्लोरी रही होगी जर्मनी की। सोचने की बात है यार। ऐसे जर्मनी के सामने भी टिका रहा, तो उसका ये कारण था कि इसके पास में कौन था? भारत था। संसाधन है भारत के कारण। क्या है इसके पास में? संसाधनों की कमी नहीं है। आपके देश को आप लगातार खाने का सामान पहुंचा रहे हो। खाने का सामान कहाँ? बर्मा में भी तो पहुंचाया था, जब अपनी आजाद हिंद फौज लड़ रही थी, और दूसरी तरफ इंग्लैंड की सेना थी। उसके कारण आप लोग पता है अकाल पड़ा था भारत में। भारत वालों को खाने के लिए नहीं दिया था इनने। जो अपने हिस्से का खाना था वो कहाँ पहुंचा रहे थे? युद्ध में पहुंचा रहे थे, यूरोप में, बर्मा में। लगभग 40 लाख लोग मरे थे अपने। संसाधनों की कमी। 5वां पॉइंट, जल सेना ना होना। जल सेना इतनी मजबूत नहीं है, कमजोर, राइट? जल सेना तो ताकत है इंग्लैंड की, और इसकी इतनी मजबूत नहीं है, तो दिक्कत वाली बात तो है। फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं है। नहीं, वो तो जरूरी था बेटा। क्या पता मिल जाता, अगर कब्जा कर लेता तो सही कदम था ना। अगर मिल जाता तो इंग्लैंड फिर कुछ नहीं कर पाता। तो उसका कदम तो बहुत अच्छा था, बस उसको थोड़ा सा देखभाल के करना चाहिए था। और फिर दूसरी चीज, उस टाइम वो ये शासन में थोड़ी था क्या, ये तो सेनापति था। तो अपन इसकी कमियों में नहीं जान सकते। कमियां तो मेन क्या थी? सबसे बड़ी कमी तो मेरे को, भले इसको ऐसा लगता होगा कि इसमें कारण हारा, पर इतिहासकारों को मेरे को लगता है कि यार रूस ने हराया। रूस में नहीं घुसना चाहिए यार किसी को। हाँ, और तीसरी चीज क्या है? जो विजित देश है ना, जहां आपको इसमें जीता था, विजित देशों में राष्ट्रवाद। यार सीधी सी बात है, जब तुम किसी देश को हराओगे, तो तुमने ऑस्ट्रिया जीता है ना, प्रशा को जीता है, इटली को जीता है, तो यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद नहीं आएगा कि कोई विदेशी ताकत हम पे आके राज कर रही। इन देशों ने भी विरोध करा, और जो बस यही कारण थे। बाकी आप लोगों ने ऊपर लिखवा ही दिए, स्पेन और रूस पे आक्रमण इसके हार के कारण है, और एक महान शासक का अपन ने अंत देखा। ठीक है, धन्यवाद।